हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे विदेशी विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। विदेशी विनिमय दर क्या होती है, किस प्रकार से विदेशी विनिमय दर निर्धारित होती है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो विदेशी विनिमय दर होती क्या है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जिस दर पर बदला जाता है उसे विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। जैसे $1 मान लीजिए 70 रुपए का है तो ये इसको बोलते हैं विनिमय दर। विनिमय दर से तात्पर्य वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरी देश की मुद्रा में बदला जाता है। मान लीजिए भारतीय रुपया है, वो भारतीय रुपया जो है अमेरिकी डॉलर में $1 अमेरिकी के बदले 70 रुपए आता है तो इसे विनिमय दर की संज्ञा दी जाती है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने विनिमय दर को अलग अलग अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। शेयर्स नाम के इकोनॉमिस्ट हुए। शेयर्स क्या कहते हैं? शेयर्स क्या कहते हैं? चलन मुद्राओं के पारस्परिक मूल्य को ही विनिमय दर कहा जाता है। यानी दो जो चलने वाली मुद्रा है, दो प्रचलित मुद्रा है, उनमें आपस में जो विनिमय होता है उसे ही विनिमय दर कहा जाता है। शेयर्स क्या कहते हैं? चलन मुद्राओं के पारस्परिक मूल्यों को ही विनिमय दर की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से एक हेंस नाम के इकोनॉमिस्ट हुए, इन्होंने भी विनिमय दर को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हेंस क्या कहते हैं? विनिमय दर एक देश की मुद्रा के बदले एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के रूप में जो व्यक्त किया जाता है कीमत, वही विनिमय दर होती है। यानी हेंस क्या कहते हैं? विनिमय दर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा के रूप में, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में जो कीमत होती है उसे ही विनिमय दर कहा जाता है। भारतीय मुद्रा की, भारतीय रुपए की डॉलर में क्या कीमत है, भारतीय रुपए की पाउंड में क्या कीमत है, इसको बोलते हैं विनिमय दर। मान लीजिए भारतीय पाउंड की ब्रिटिश पाउंड में 85 रुपए है तो ये होगी विनिमय दर। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विनिमय दर क्या है। विनिमय दर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में जो मूल्य होता है उसे ही विनिमय दर की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारतीय डॉलर है, भारत का 1 रुपया 1/70 के बराबर है। भारत का 1 रुपया 1/85 पाउंड के बराबर है। ये विनिमय दर होगी। यानी एक देश की मुद्रा को, एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरी देश की मुद्रा में जो व्यक्त किया जाता है उसे विनिमय दर की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, बात ये करते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार किसे कहा जाता है? जहां वह बाजार जहां दो या दो से अधिक देशों की मुद्राओं को आपस में बदला जाता है, विनिमय होता है, उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। यानी वह स्थान जहां एक देश की मुद्रा को दूसरे देशों की मुद्रा में बदला जाता है उसे विदेशी विनिमय बाजार की संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार से सब्जी बाजार होता है जहां सब्जियां मिलती है, किराना बाजार होता है वहां किराना मिलता है, दवा बाजार होती है वहां दवा मिलती है, वैसे ही विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। आप रुपया लेकर जाएंगे, बदले में आप डॉलर प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको हर 70 रुपए पर $1 मिलेगा। आप 700 रुपए देंगे तो $10 मिलेंगे। आप 7000 रुपए देंगे तो आपको $100 मिल जाएंगे। आप 7 लाख रुपए देंगे तो आपको $10,000 मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार होता है जिसमें एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। अब देखिए, हम इसको डिस्कस करते हैं कि विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि viनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। सामान्य रूप से विनिमय दर का निर्धारण, देखिए, विनिमय दर का निर्धारण के कई सिद्धांत प्रचलित है। एक सिद्धांत है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है टकसाली विनिमय दर का सिद्धांत, कुछ कहते हैं मांग एवं पूर्ति से विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो अलग अलग जो सिद्धांत इसमें प्रचलित है, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत है,
इसके अलावा क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत है, भुगतान शेष सिद्धांत है, टकसाली क्षमता सिद्धांत है। तो सबसे पहले जो कि हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत क्या होता है। इसमें से विनिमय दर किस प्रकार से निर्धारित होती है, मांग व पूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति से निर्धारित होता है। जिस स्थान पर विदेशी विनिमय की मांग एवं विदेशी विनिमय की पूर्ति आपस में एक दूसरे को काटती है, वहीं पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। ये जो अब इसमें देखेंगे कि विदेशी विनिमय की मांग किस प्रकार से होती है और विदेशी विनिमय की पूर्ति किस किस के लिए होती है। तो मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत में क्या है, सामान्य रूप से विदेशी विनिमय की मांग हम क्यों करते हैं। सामान्य रूप से हम विदेशों से जो आयात करते हैं उसका भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। हम चाइना से कुछ खिलौने खरीदेंगे तो उसके लिए हमको चाइनी मुद्रा की जरूरत होगी। हमने बैंकॉक से कुछ लिया है तो हमको टका खरीदना पड़ेगा, वाट खरीदना पड़ेगा। बांग्लादेश से हम मान लीजिए जूट का कुछ सामान खरीदते हैं तो हमको टका खरीदना पड़ेगा। रूस से कुछ चीज हम खरीदते हैं तो हमको रूबल खरीदना पड़ेगा। अमेरिका से कुछ लेते हैं तो डॉलर लेना पड़ेगा। ब्रिटेन से कुछ लेते हैं तो हमको पाउंड खरीदना पड़ेगा। इटली से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसके लिए हमको लीरा खरीदनी पड़ेगी। यानी जिस भी देश से हम कुछ चीज का आयात करते हैं तो उस आयात के बदले में हमको भुगतान करना पड़ता है। तो हमको पहली चीज विदेशी मुद्रा की मांग क्या है, विदेशी विनिमय की मांग क्या है। सबसे पहली मांग हो सकती है आयात के लिए, आयात का भुगतान करने के लिए। इसी प्रकार से विदेशों से हमने कोई डॉक्टर की सेवा खरीदी है, इसी प्रकार से विदेशों से कुछ सेवाओं का आयात किया जाता है, उसके भुगतान के लिए डॉलर की मांग हो सकती है। हमने किसी अमेरिकी डॉक्टर की सेवा ली हो, उसका पेमेंट करना हो, हमने कोई ब्रिटिश इंजीनियर की बांध बनाने में सेवा ली हो, या कोई भी विदेशी सेवा ली हो, उसका भुगतान हमको करना हो सकता है। या विदेशों को हमको एक पक्षीय भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है। विदेशों को सहायता देनी हो उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य सामान्य रूप से विदेशी मुद्रा की मांग हमें आयात का भुगतान करने के लिए चाहिए, वस्तुओं का आयात करने के लिए चाहिए, सेवाओं का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग हो सकती है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की मांग विदेशों में विनियोग करने के लिए भारतीय कंपनियों को अगर विदेश में कोई प्लांट लगाना है तो देखिए आयात का भुगतान है, सेवा का भुगतान है। थर्ड, विदेशों में विनियोग के लिए हो सकती है, और हो सकता है हमको एक तरफा पेमेंट करना हो, बाईलेटरल, यूनिलेटरल, जैसा भी मैंने बात किया पेमेंट। तो हमको विदेशों से जो भी चीज हम आयात करते हैं उसके भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है। हम विदेशों से जो सेवाओं का आयात करते हैं उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है। विदेशों में हमको कोई प्लांट लगाना है, भारतीय कंपनी को विदेश में कोई प्लांट लगाना है, उसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा एक पक्षीय भुगतान, विदेशों को सहायता देनी है, दान देना है, उपहार देना है, उसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार से विदेशी विनिमय की पूर्ति। अब विदेशी विनिमय हमारे पास आएगा कैसे? पहला, हमने कोई चीज का निर्यात किया है, उसके बदले में हमको पैसे की प्राप्ति होगी। हमने किसी सेवा का निर्यात किया है, डॉक्टर की सेवा हो सकती है, इंजीनियर की सेवा हो सकती है, घरेलू नौकर की सेवा हो सकती है, कारीगर की सेवा हो सकती है, कारपेंटर की सेवा हो सकती है, किसी भी प्रकार की सेवा का निर्यात किया, उसके बदले में हमको पैसा प्राप्त हो सकता है। विदेशी कंपनियों ने हमारे यहाँ निवेश किया हो, जैसे कोई विदेशी कंपनी है, मान लीजिए एक फोर्ड मोटर कंपनी है, उसने हमारे यहाँ निवेश किया। जापान की होंडा कंपनी है, उसने हमारे यहाँ निवेश किया। पेप्सी ने निवेश किया, कोका कोला ने निवेश किया, और कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ मान लीजिए वायुयान बनाने के लिए निवेश करती है, तो विदेशी कंपनियों का निवेश हो सकता है। या विदेशों से हमको दान के रूप में पैसा प्राप्त हो सकता है, उपहार के रूप में पैसा प्राप्त हो सकता है, सहायता के रूप में पैसा प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति अलग अलग हो सकती है। अब देखिए मांग एवं पूर्ति का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है। मान लीजिए $1 बराबर है 70 रुपीज,
$1 बराबर है 72 रुपीज और $1 बराबर है 74 रुपीज। अब देखिए डॉलर की मांग, जैसे देखिए जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वस्तुओं की मांग गिरती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। सिमिलरली ऐसा ही होता है, डॉलर के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा डॉलर की मांग घटेगी। मान लीजिए यहां मांग है 10, यहां मांग है 20, यहां मांग है मान लीजिए 30, तो यहां 20 रहेगी, यहां 10 रहेगी। तो सामान्य रूप से डॉलर की मांग भी वस्तुओं की मांग की तरह ही होती है। डिमांड फॉर डॉलर क्या होगा, डॉलर महंगा होगा, $1 बराबर है 74 रुपीज, तो डॉलर की मांग कम होगी। $1 बराबर 72 रुपीज है तो डॉलर की मांग थोड़ी और ज्यादा होगी। और $1 जब 70 रुपए में मिल रहा है तो डॉलर की मांग और ज्यादा होगी। जब डॉलर महंगा होगा तो हम केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए डॉलर खरीदेंगे। जिनको घूमने जाना है विदेशों में वो विदेशी मुद्रा की मांग नहीं करेंगे। जिनको विदेशों में विनियोग करना है वो वेट कर लेंगे। जिनको दान देना है, उपहार देना है, चंदा देना है, वो भी वेट कर लेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही, आवश्यक वस्तुओं के लिए डॉलर मांगा जाएगा। आवश्यक वस्तु और सेवाओं के लिए डॉलर मांगा जाएगा। जो कम आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके लिए डॉलर की मांग कम की जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से वस्तुओं की मांग होती है, सिमिलरली डॉलर की मांग भी वैसे के वैसे ही होती है। जब डॉलर महंगा होता है तो डॉलर की मांग कम होती है, जब डॉलर सस्ता होता है तो डॉलर की मांग अधिक होती है। अब जब पूर्ति की बात करते हैं तो पूर्ति में भी सेम वस्तु की पूर्ति की तरह ही होता है। अगर हम पूर्ति की बात करें तो जब डॉलर जब सस्ता है तो विदेशी लोग हमारे यहां निवेश नहीं करना चाहेंगे। अमेरिकी डॉलर, $1 में हम 70 रुपए ही देते हैं तो लोग कम यहां निवेश करना चाहेंगे। 72 देंगे तो ज्यादा निवेश करेंगे, 74 देंगे तो और ज्यादा निवेश करेंगे। विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनको 70 रुपए की डॉलर की रेट होगी तो उनको अपने डॉलर के बदले कम रुपया प्राप्त होगा, और 74 की रेट होगी तो उनको डॉलर ज्यादा प्राप्त होगा। इसी प्रकार से विदेशी लोग जो हमारे यहाँ दान, अनुदान, सहायता देना चाहते हैं उनके साथ भी यही होगा। तो जो पूर्ति है वो पूर्ति में इस प्रकार से होगा 10, 20, 30। जिस प्रकार से वस्तुओं की पूर्ति होती है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। सिमिलरली डॉलर के साथ भी ऐसा होगा। जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा डॉलर की पूर्ति बढ़ेगी, डॉलर सस्ता होगा तो डॉलर की पूर्ति घटेगी। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि जब डॉलर सस्ता है तो लोगों के द्वारा डॉलर का स्टॉक इस आशा में कर लिया जाएगा कि भविष्य में जब डॉलर महंगा होगा तो हम उसका विक्रय करेंगे। यहाँ पर भी स्टॉकिस्ट होते हैं, विदेशी मुद्रा का स्टॉक वो भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मांग और पूर्ति जहां आपस में काटती है 3, 20, 10, उस स्थान पर डॉलर की रेट डिसाइड होती है। यानी विदेशी मुद्रा के मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार विदेशी मुद्रा की कीमत का निर्धारण उस स्थान पर होता है जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति आपस में काटती है। तो यहाँ देखिए, हम ये देखेंगे, ये पहले हम देखते हैं सप्लाई फॉर डॉलर। ये सप्लाई फॉर डॉलर देखिए, जब $1 बराबर 70 रुपए है तो सप्लाई कम होती है। $1 बराबर 72 रुपए होता है तो सप्लाई ज्यादा होती है, और $1 बराबर 74 रुपए होता है तो और सप्लाई ज्यादा होती है। अब देखिए, मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत से डॉलर का विनिमय दर किस प्रकार से निर्धारित होता है, इसको देखिए। विनिमय दर की मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत के हिसाब से ये विनिमय दर की मांग, डिमांड फॉर डॉलर, मान लीजिए डॉलर की मांग है, डिमांड फॉर डॉलर ये कर्व है, और ये सप्लाई फॉर डॉलर। जिस स्थान पर ये एक दूसरे को काटते हैं, मान लीजिए $1 बराबर 72 रुपीज, ये मांग और पूर्ति आपस में काटती है जहां $20 करोड़ है। ये डॉलर की मांग एवं पूर्ति। यहां विनिमय दर का निर्धारण होता है जिस स्थान पर डॉलर की मांग एवं पूर्ति आपस में काटती है उस स्थान पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। मान लीजिए ई बिंदु पर संतुलन में है, जहां डॉलर की मांग एवं डॉलर की पूर्ति आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो $1 जब 72 रुपए का बिकेगा। अब जब $1 बराबर 74 रुपीज का हो जाता है तो डॉलर की मांग कम होती है और डॉलर की पूर्ति ज्यादा होती है। देखिए, मांग इतनी सी है, मांग है ए, बी और पूर्ति है सी। जब $1 बराबर 74 रुपए है
इसको बोलेंगे अतिरिक्त पूर्ति। अतिरिक्त पूर्ति उस समय डॉलर की पूर्ति जो होती है वो तो होती है 30 करोड़ डॉलर और मांग होती है 10 करोड़ डॉलर ही। तो इस वजह से डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी, डॉलर की डिमांड कम होगी, तो धीरे धीरे डॉलर की रेट गिरेगी और डॉलर की रेट गिरते 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 74 से ये 72 तक आ जाएगी। यदि किसी समय डॉलर की रेट 70 रुपए हो जाती है तो उस समय डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, अतिरिक्त मांग होगी और अतिरिक्त मांग होने से जब डॉलर की रेट 70 रुपए है तो डॉलर की मांग ओसी यानी 30 करोड़ होती है, जबकि डॉलर की पूर्ति केवल 10 करोड़ ही होती है। जब मांग ज्यादा है पूर्ति कम है तो धीरे धीरे डॉलर की रेट बढ़ती है और डॉलर की रेट बढ़कर वापस कहां हो जाती है 72 पर हो जाती है। इस प्रकार से विनिमय दर का निर्धारण का सिद्धांत, विनिमय दर के निर्धारण का मांग व पूर्ति का सिद्धांत यह बताता है कि जिस स्थान पर डॉलर की मांग एवं पूर्ति आपस में एक दूसरे को काटती है वहां पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। जैसे पहला संतुलन है ई बिंदु पर विनिमय दर का निर्धारण इसमें होता है। अब देखिए डॉलर की अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इसको हम समझ लेते हैं, और डिमांड घटेगी तो क्या होगा, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत ही इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये विनिमय दर का निर्धारण है। देखिए ये डिमांड फॉर डॉलर, ये सप्लाई फॉर डॉलर, ये विनिमय दर है $1 बराबर 72 रुपीज, ये विनिमय दर है। अगर डॉलर की डिमांड किसी कारण से बढ़ जाती है, डिमांड $10, तो विनिमय दर $1 बराबर बढ़कर 74 रुपीज हो जाएगी और संतुलन बिंदु E1 से E2 पर चला जाएगा। जहां पहले OA डॉलर खरीदा जाता था अब OB डॉलर खरीदा जाएगा और कीमत हो जाएगी 74 रुपए। अगर डॉलर की रेट गिर जाती है, डॉलर की डिमांड गिर जाती है और ये D+S हो जाती है तो नया संतुलन $1 बराबर 70 रुपीज पर हो जाएगा और डॉलर खरीदा जाएगा OC और नया संतुलन बिंदु होगा E3। तो इस प्रकार से डॉलर की डिमांड बढ़ने पर डॉलर की कीमत बढ़ेगी यानी भारतीय रुपए का मूल्य घटेगा और डॉलर की डिमांड गिर जाती है तो भारतीय रुपया मजबूत होगा और डॉलर की रेट गिरेगी। अगर देखिए $1 बराबर 72 रुपए से $1 74 रुपए होता है तो ये रुपया कमजोर हुआ। कैसे कमजोर हुआ कि पहले 72 रुपए में इतनी ताकत थी कि $1 को खरीद लेता था, अब 74 रुपए खर्च करने पर $1 आता है, इसका मतलब रुपया कमजोर हुआ। यानी हाँ, अगर डॉलर की रेट बढ़ती है तो इसका मतलब रुपया कमजोर हुआ और अगर $1 अब 70 रुपए में ही आने लग जाता है तो बोलेंगे रुपया मजबूत। क्यों मजबूत हुआ? क्योंकि पहले $1 खरीदने के लिए हमको 72 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब $1 हम 70 रुपए में खरीद पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हमारा जो रुपया है वो मजबूत हो रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से डॉलर की जो पूर्ति है उससे भी विनिमय दर प्रभावित होती है। ये डिमांड फॉर डॉलर है, ये सप्लाई फॉर डॉलर है और डॉलर $1 बराबर 72 रुपीज विनिमय दर है, जहां विनिमय दर का ये आया 20 करोड़। अब मान लीजिए किसी समय विदेशों से सप्लाई डॉलर की घट जाती है, यानी हमारे निर्यात घट जाते हैं, वस्तु और सेवाओं के निर्यात घट जाते हैं, विदेशी लोग हमारे यहाँ विनिमय कम करने लगते हैं, विदेशों से दान अनुदान सहायता भी हमको कम प्राप्त होती है, विदेशी लोग हमारी सेवाएं भी कम खरीदते हैं, वस्तुएं भी कम खरीदते हैं, तो डॉलर की पूर्ति घटेगी। पहला संतुलन बिंदु E1 था, अब संतुलन बिंदु आ गया E2 और ऐसी स्थिति में अब हमारे पास 10,000 करोड़ डॉलर ही आएंगे तो $1 बढ़कर 74 रुपीज हो जाएगा, आपूर्ति घटेगी। यदि किसी समय हम भारत के निर्यात बढ़ जाते हैं, निर्यात बढ़ने से डॉलर की पूर्ति बढ़ जाती है और ये E3 पर आ जाते हैं, यानी डॉलर बढ़कर 30 करोड़ आने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में डॉलर की रेट $1 बराबर घटकर 70 रुपीज हो जाएगी। इस प्रकार से मांग एवं पूर्ति के माध्यम से विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। किसी समय मांग बढ़ जाती है तो विनिमय दर बढ़ जाएगी और मांग घटने पर विनिमय दर घट जाएगी। इसी प्रकार से विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ने पर
विनिमय दर घट जाएगी और पूर्ति घटने पर विनिमय दर बढ़ जाएगी। ये हमने सिद्धांत देखा कि विनिमय दर के निर्धारण का सिद्धांत जो है सामान्य रूप से मांग एवं पूर्ति में जो परिवर्तन आता है उससे विनिमय दर होती है। अभी मांग एवं पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर की मांग है उससे भी प्रभावित हो सकती है। केवल हमारी मांग नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ओवरऑल अगर डॉलर की मांग बढ़ जाती है तो डॉलर महंगा हो जाएगा, ओवरऑल डॉलर की पूर्ति बढ़ जाती है तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। केवल एक देश की ही रेट से डिपेंड नहीं करता है। अब थोड़ा सा हम समझ जाता है कि अवमूल्यन किसे कहा जाता है और अधिमूल्यन किसे कहा जाता है। हमारे देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में कम करना, हमारे देश की मुद्रा के मूल्य को दूसरे देश की मुद्रा के तुलना में कम करना, मूल्य को कम करना, इसको बोलते हैं अवमूल्यन। मान लीजिए $1 बराबर मिल रहा है 70 रुपए में। अब सरकार चाहती है कि हमारे निर्यात बढ़े, आयात हमारे घटे, निर्यात बढ़े, सेवाओं का निर्यात बढ़े, सेवाओं का आयात घटे, विदेशी विनियोग हमारे यहां ज्यादा है। तो हमने क्या किया, $1 को 75 रुपीज कर दिया। यह है अवमूल्यन। इसको क्या बोलेंगे, अवमूल्यन। यानी विदेशी मुद्रा के तुलना में स्थानीय मुद्रा के मूल्य को कम करना अवमूल्यन कहलाता है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो 75 रुपए की चीज है उनको अब हम पहले हमारे यहाँ 70 रुपए की चीज थी उसको उनको $1 में देते थे। अब हम 75 रुपए वाली चीज भी $1 में देंगे तो हमारे निर्यात बढ़ेंगे, हमारे वस्तुओं के निर्यात बढ़ेंगे, हमारी सेवाओं के निर्यात भी बढ़ेंगे। इसके अलावा विदेशी लोग हमारे यहाँ ज्यादा निवेश करेंगे, विदेशों से दान अनुदान सहायता भी हमारे पास ज्यादा आएगी। इसको बोलते हैं अवमूल्यन। विदेशी मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा के मूल्य को कम करना अवमूल्यन कहलाता है। हमने 1991 में 2 बार अवमूल्यन किया। पहले दिन हमने 20% का अवमूल्यन किया, अगले दिन हमने 18% का अवमूल्यन किया। इसके माध्यम से जब अवमूल्यन कोई देश करता है तो उसकी वजह से उस देश के आयात कम होते हैं, उसके निर्यात में वृद्धि होती है, उसके वस्तु और सेवाओं के आयात में कमी होती है और वस्तु और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि होती है। विदेशी विनियोग बढ़ता है, विदेशों में विनियोग घटता है। इसको बोलते हैं अवमूल्यन। इसको अलग से हम पढ़ेंगे। अवमूल्यन एक लंबा टॉपिक है, उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। अब देखिए, अधिमूल्यन किसे कहा जाता है। विदेशी मुद्रा मान लीजिए $1 बराबर हमको 75 रुपए में मिल रहा है। इस डॉलर को देखिए, विदेशी मुद्रा के तुलना में देश की मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना अधिमूल्यन कहलाता है। यानी पहले $1 हम 75 रुपए में लेते थे, अब $1 हम कह देते कि हम तो 70 रुपए में ही $1 लेंगे, तो इसको बोलते अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब है विदेशी मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना। $1 पहले 75 रुपए खर्च करने पर मिलता था और सरकार ने अधिमूल्यन कर दिया, अब 70 रुपए खर्च करने पर ही $1 मिल रहा है। इसका मतलब रुपया मजबूत हुआ। पर सामान्य रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा अधिमूल्यन की पद्धति नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि अधिमूल्यन की वजह से आपके आयात बढ़ जाते हैं, वस्तु और सेवाओं के आयात बढ़ जाते हैं, विदेशों में विनियोग बढ़ जाता है, विदेशों को दी जाने वाली दान अनुदान सहायता बढ़ जाती है, जबकि देश के निर्यात घटते हैं, वस्तुओं के निर्यात भी घटते हैं, सेवाओं के निर्यात भी घटते हैं, विदेशी विनियोग भी अधिमूल्यन कम करने पर कम होता है। तो सामान्य रूप से अधिमूल्यन को किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा नहीं अपनाया जाता है। अवमूल्यन क्या होता है और अधिमूल्यन क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि अधिमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है। इसके अलावा विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के अन्य सिद्धांत है, जो कि क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत है, टकसाली विनिमय दर का सिद्धांत है। इन सब सिद्धांतों को भी हम अलग से वीडियो में देखेंगे। केवल इस वीडियो में हमने विदेशी विनिमय दर क्या होती है, किस प्रकार से विदेशी विनिमय दर निर्धारित होती है और विदेशी विनिमय दर का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है, इसके अलावा अधिमूल्यन क्या होता है और अवमूल्यन क्या होता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने प्राप्त की। मैं समझता हूँ ये वीडियो विदेशी विनिमय दर के बारे में और मांग एवं पूर्ति के निर्धारण के सिद्धांत के बारे में आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। थैंक यू।